हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो आप याद कीजिए, जब मैं आपको चैप्टर 2 स्टार्ट करवाया था, राइट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वाला चैप्टर जब मैंने आपको स्टार्ट करवाया था, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आप कॉपी के पीछे कुछ पेजेस छोड़ेंगे कौन से चैप्टर के लिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए, राइट। तो दो इडियम्स हम लिख चुके थे, राइट, जो कि आपको याद भी होंगे। एक था हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब अ डिफिकल्ट थिंग, राइट। जैसे कि हमने किया था, द लास्ट क्वेश्चन इन द एग्जाम वाज अ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। ओके, उसके बाद सेकेंड हमने किया था लॉइन शेयर। लॉइन शेयर मतलब बड़ा हिस्सा, जैसे कि द एल्डर सन टुक द लॉइन शेयर ऑफ द फैमिली वेल्थ। इसका मतलब बड़े बेटे को फैमिली वेल्थ का मेजर हिस्सा मिला, लॉइन शेयर मिला। ओके, तो आज हम कुछ और इडियम्स, आप उसी के नीचे कंटिन्यू करिए। लास्ट मैंने बताया था कॉपी के पीछे लास्ट कुछ पेजेस छोड़िए, वहां पे इडियम्स एंड फ्रेजेस चैप्टर हम साथ साथ करेंगे, राइट। तो दो इडियम्स हम कर चुके थे, तो आप थर्ड लिखिए। Third idiom, the guest felt bad when they got when they got a cold reception at the party. तो यहां पे idiom क्या है? A cold reception. ओके, तो a cold reception का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब आपको अच्छे से वेलकम नहीं किया, एक ठंडा वेलकम मिला। नोबडी आस्क्ड यू आप चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, तो मतलब इट वाज बेसिकली अ कोल्ड रिसेप्शन। उतने अच्छे से मेहमान नवाजी नहीं की गई, राइट। तो कोल्ड रिसेप्शन का मतलब होता है अनवेलकम। ठीक है, तो आप जब भी आप किसी के घर जाते हो, कोई आपको वेलकम नहीं करता है, तो आप बोल सकते हो दे गेव अस अ कोल्ड रिसेप्शन। ओके, उसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस, my friend's room is always spick and span. Now, the idiom here is spick and span. Now, what do you mean by spick and span? स्पिक एंड स्पैन मतलब बहुत ही नीट, क्लीन, टाइडी, ऑर्गेनाइज रहता है हमेशा रूम। तो ऐसे रूम को हम बोलते हैं स्पिक एंड स्पैन। ओके, तो लिखिए इसका मीनिंग। स्पिक एंड स्पैन, इट मीन्स neat, clean and organized. नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, जैसे कि आप खुद भी इस इडियम को रोजमर्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आई लाइक माई रूम स्पिक एंड स्पैन, राइट, या आई लाइक टू कीप माई रूम स्पिक एंड स्पैन। इसका मतलब मुझे अपना रूम नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखना पसंद है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग नीट, क्लीन या ऑर्गेनाइज्ड, यू कैन यूज स्पिक एंड स्पैन एज वेल। ओके, तो दैट वुड मेक अ गुड इंप्रेशन। Fifth, it is difficult for the poor to get a square meal. Now, what is the idiom here? What is the phrase here? A square meal. Now, what is the meaning of this? A square meal. A square meal. Square meal का मतलब होता है complete खाना, okay? Complete food. तो हम बोल सकते हैं poor people in our country
डोंट गेट अ स्क्वायर मील। स्क्वायर मील मतलब कि वही उन्हें दो वक्त का रोटी भी पूरे अच्छे तरीके से नहीं मिलता है। ओके, तो या फिर इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट अ स्क्वायर मील। ठीक है, या फिर इट इज डिफिकल्ट फॉर पुअर पीपल, या इट इज डिफिकल्ट फॉर some people to get a square meal, या it is difficult for newcomers in Mumbai to get a square meal, right? किसी भी तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, right? मतलब आप बोल सकते हैं लेट अलोन द लग्जरी दे कांट इवन अफोर्ड अ स्क्वायर मील, मतलब लग्जरी तो रहने दो, उनको तो स्क्वायर मील मतलब दो वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता है प्रॉपरली। ओके, तो ये आपके आज के और तीन फ्रेजेस हैं, तो इनको आप लर्न कीजिएगा, राइट? तो ये होप आपने ये नोट डाउन कर लिया है, आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। तब तक आई एम वेटिंग फॉर यू। उसके बाद हम अपना चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। हम अपना कर रहे थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, उस पर हमने अलग अलग रूल्स हम पढ़ रहे थे, राइट? तो जो पहला रूल था दैट वाज चेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, वी वर डन विद दैट रूल। उसके बाद नेक्स्ट रूल था चेंज ऑफ वर्ब, मतलब वर्ब को कैसे चेंज करें, उस पर तीन चीजें थी, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वो भी वी वर डन विद दैट। उसके बाद हमने चेंज ऑफ प्रोनाउंस किया था। प्रोनाउंस मतलब जैसे ही, राइट, शी या दे, हम उसको कैसे चेंज करेंगे, राइट? उसके बाद हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ वर्ड। आपको पता है जब भी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ वर्ड एक्स्ट्रा हम ऐड ऑन करते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट के आगे क्या लगाते हैं, बाय, द वर्क इज डन बाय, तो बाय लगाया ना हमने, राइट? बाय नेहा, ठीक है, तो नेहा के आगे क्या लगा दिया, बाय। उसके बाद हमने किए थे आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस, राइट? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे होते थे जो वो सेंटेंसेस जो क्वेश्चंस पूछते थे, राइट? तो जैसे कि जिन सेंटेंसेस में है व्हेन, व्हाई, व्हाट, हाउ, फॉर whom, तो इसका मतलब दीज ऑल आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो हम ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही कर रहे थे। ओके, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, आई एम वेटिंग फॉर यू। आर यू डन? फटाफट लिख लीजिए। ठीक है, तो हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कर लिए थे, ओके? जिसमें हमने तीन कैटेगरी बनाई थी, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। ठीक है, तो वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम अपना करेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस, ठीक है? तो इम्परेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जो आपको दे इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? या कोई सेंटेंस आपको लग रहा है कि वो एडवाइस दे रहा है, या कोई कमांड आपको दिया जा रहा है, या कोई ऑर्डर आपको दिया जा रहा है, इसका मतलब वो क्या है, आपका इम्परेटिव सेंटेंसेस। ओके, ठीक है, तो आप आ जाइए अपना चैप्टर 2 में, जहां पे हमने फिनिश किया था इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का, किया था ना, वे हु का हुम का हु, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट उसमें आप लिखिए क्या, इम्परेटिव सेंटेंसेस, ठीक है? तो इम्परेटिव सेंटेंसेस मैं आपको लिखवाती हूं, जैसे कि रिक्वेस्टेड, या एडवाइज्ड, या आपने बचपन में पढ़ा भी होगा, ऑर्डर्ड, या इंस्ट्रक्टेड, और लेट,
should be. So all these are imperative sentences. तो पहला sentence that I'm going to write for you is drink the coffee. Okay? Drink the coffee. तो इसको ये एक्टिव वॉइस, अब इसको मैं कन्वर्ट कैसे करूं? तो मैं इसको लिख सकती हूं यू आर, आपको बोला गया है ना ड्रिंक द कॉफी। अब देखो जो ये सेंटेंस है इसमें पता नहीं चल रहा है कि किसको बोला जा रहा है, मतलब सब्जेक्ट कौन है। ड्रिंक द कॉफी, बस ये बोल दिया ड्रिंक द कॉफी। ठीक है, अब ये नहीं बताया कि किसने कॉफी पीनी है, तो आपको क्या नहीं पता चल रहा है, ऑब्जेक्ट पता नहीं चल पा रहा है कि ये कॉफी पीने के लिए किसको बोला जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आप अज्यूम कर लेंगे कि सामने वाले को बोला जा रहा है। तो यू आर ऑर्डर्ड टू ड्रिंक द कॉफी। ओके, तो जो ये सेंटेंसेस होते हैं, इन द above sentence, it's not clear, it is not clear कि ऑब्जेक्ट कौन है। ठीक है, मतलब किसको कॉफी पीनी है, दैट इज किसको कॉफी पीनी है। ठीक, तो therefore we assume कि आपको ही बोल रहे हैं। ओके, चलो, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, यू आर ऑर्डर टू ड्रिंक द कॉफी, या फिर यू आर एडवाइज्ड टू ड्रिंक द कॉफी, या फिर यू आर इंस्ट्रक्टेड टू ड्रिंक द कॉफी। कुछ भी आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी आपको कोई सेंटेंस ऐसा लगेगा कि ऑर्डर कर रहा है या आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, तो आप किस टाइप के शब्द यूज करके इस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे? तो आप पैसिव में कन्वर्ट करते समय किन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे? रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, इंस्ट्रक्टेड, या लेट, या शुड बी। ओके, तो इसको आपके रेफरेंस के लिए आई एम गोइंग टू राइट इट हियर। ऑर्डर्ड की जगह एडवाइज्ड और इंस्ट्रक्टेड और रिक्वेस्टेड, राइट। तो ऑर्डर्ड की जगह यू कैन राइट एडवाइज्ड, या फिर यू कैन यूज इंस्ट्रक्टेड, या फिर यू कैन यूज रिक्वेस्टेड। नाउ द नेक्स्ट वर्ड, we are going to write the next sentence. Cook the food. Again, इट इज नॉट क्लियर कि किसको कुक करने के लिए बोल रहे हैं, राइट। तो अज्यूम करेंगे सामने वाले को ही बोल रहे हैं। तो अगेन वी हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो यू आर इंस्ट्रक्टेड टू कुक द फूड, or you can use again ordered। ठीक है, यू आर ऑर्डर टू कुक द फूड, ये भी चलेगा। ठीक है, और
तो यहाँ पे कीप ऑन राइटिंग, ये आपका है एक्टिव, ये हो गया पैसिव, दिस इज एक्टिव, दिस इज पैसिव। तो पैसिव एक और तरीके से यू कैन कन्वर्ट इट, लेट द फूड बी कुक्ड, लेट द फूड बी कुक्ड। अब आप बोलोगे मैम आपने उस तरीके से यहाँ पे क्यों नहीं कन्वर्ट किया, ठीक है, तो ऐसा बोलोगे लेट द कॉफी बी ड्रंक, नहीं ना, राइट, तो वो वहां पे ठीक नहीं बैठेगा, तो लेट द फूड बी कुक्ड ये यहीं पे ठीक बैठ रहा है, लेट द कॉफी बी ड्रंक यहाँ पे ठीक नहीं बैठेगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, एक्टिव का सेंटेंस है, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। Now we have to convert this sentence into passive voice. तो अगेन एडवाइस दे रहे हैं, तो यू आर एडवाइज्ड टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय यू। ओके, ठीक है, इसके बाद हम अपना सेंटेंसेस कर रहे हैं। Elders should be respected by you. Okay. Can, could, should, ये वाला आपने लिख लिया था, इसको आप फटाफट लिख लीजिए। तो ये आप इनको हाथ हाथ आप अपने रोज इनको रिवाइज कीजिए, वरना बाद में डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप सबको एक साथ पढ़ के चलेंगे। ओके, तो हमने देखा जो अगर आपको किस टाइप के सेंटेंसेस मिलेंगे, अगर आपको मिलेंगे जैसे रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, इंस्ट्रक्टेड या लेट या शुड भी, तो इसका मतलब वो सब कौन से वाले सेंटेंसेस हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं, राइट। और आपको पता चल गया है कि इंपरेटिव सेंटेंसेस को आपने किस टाइप से कन्वर्ट करना है, बस यू हैव टू यूज दीज फॉलोइंग वर्ड्स, क्या क्या, ऑर्डर्ड, इंस्ट्रक्टेड या एडवाइज्ड। ओके, ठीक, तो इसके बाद हम चले थे कैन, कुड, शुड, ought। Now I'm going to write the following sentence for you. Active. The rich should help, sentence number 1, okay? The rich should help the poor. Now you have to convert this sentence into passive voice. So again, you already know the जो इस sentence में the subject is the rich, object is the poor. तो object बन जाएगा क्या? Subject, तो आगे आ जाएगा, okay? The poor should be, help verb का थर्ड फॉर्म, राइट, इसका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय द रिच। ठीक, या फिर द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय द रिच। नेक्स्ट सेंटेंस, द रिच
can help the poor. तो अगेन जो ये ऑब्जेक्ट है ये आगे आ जाएगा पैसिव वॉइस में. द पुअर कैन बी, द पुअर कैन बी हेल्प्ड बाय द रिच. तो यू हैव ऑलरेडी सीन कि वहां पे शुड के साथ आगे शुड बी, कैन के साथ यहां पे आगे कैन बी. तो इट्स वेरी सिंपल. और थर्ड सेंटेंस, द रिच could help the poor, the rich could help the poor. तो क्या लिखेंगे हम इसका? द poor could be helped by the rich. तो अगेन could के साथ भी हमने could be करा लिया. ओके, तो नीचे आई एम राइटिंग द कन्वर्जन रूल्स. तो हमने क्या, तो जब भी हमारे पास कैन, कुड, शुड या ओट आए हैं एक्टिव सेंटेंस में, तो जब हमने उनको पैसिव में कन्वर्ट किया है तो हमने उनके साथ क्या यूज कर लगा दिया है? बी लगा दिया है, राइट. एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो आपको पता ही है आएगी, वो तो हमेशा ही आ रही है. जब भी एक्टिव से सेंटेंस पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हो तो पैसिव में हम क्या यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. शुड बी प्लस V3, कैन बी प्लस V3, could be plus third form of verb, ought be plus third form of verb. Okay, तो ये यू हैव टू मेमोराइज कि जब भी शुड बी, कैन बी, कुड बी, ought भी आएगा तो यू आर इंस्ट्रक्टेड, राइट, to use be along with these words. You have to use be and you have to use third form of verb. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आप ऑलरेडी कर भी चुके हो, और अगर आपको नहीं पता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है तो आप ये गूगल भी कर सकते हैं. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सिंग, तो गूगल में आपको वो तीनों फॉर्म बता देगा आपको कौन सा फॉर्म यूज करना है, थर्ड फॉर्म. ओके, वैसे बचपन की इंग्लिश ग्रामर की बुक्स में भी आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो वी आर डन विद दिस. तो एक और सेंटेंस बाकी था लिखना. तो ये इंपॉर्टेंट है. तो वी वर डन विद 3 sentences. Okay, 4, the rich ought help the poor. This is your active sentence. Now convert it into passive. The poor ought be helped by the rich. Right? It's very simple to convert these sentences. Okay. तो फटाफट अब हम कुछ अपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लेते हैं. और बिल्कुल मॉड्यूल के क्वेश्चंस ही आपके पास एग्जाम में एज इट इज आ जाएंगे. पिछले पास अटेम्प्ट्स में भी ऐसे ही हुआ है,
राइट? तो अगर आप मॉडल के क्वेश्चंस करके जाएंगे सारे के सारे तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा. ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस, एक्टिव वॉइस. Sue changed the tire. तो यहाँ पे सब्जेक्ट इज Sue, वर्ब एक्शन वर्ड इज चेंज्ड, और ऑब्जेक्ट है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? द टायर. तो ये आपका ऑब्जेक्ट है. ठीक है, और आपको पता है, ठीक है, तो चेंज्ड हम वर्ब वर्ब जरूर चेक करते हैं. देखो आपको पता है ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है. अब ये वर्ब को कैसे चेंज करें? तो आपको देखना है वर्ब कौन से उसमें है. यहाँ पे वर्ब है चेंज्ड. तो चेंज्ड क्या है? सिंपल पास्ट. ओके, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. चेंज्ड आपका क्या है? सिंपल पास्ट. इसीलिए हमें पता था सिंपल पास्ट में अगर दिया होता था तो क्या रूल होता था कन्वर्जन का? वॉज और वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. So now let's get started. तो सब्जेक्ट यहां चला जाएगा एंड ऑब्जेक्ट यहां चला जाएगा. तो द टायर, तो ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में क्या बन जाता है? सब्जेक्ट. यू ऑलरेडी नो दैट. द टायर वॉज, वर्ब का कन्वर्जन का हमें पता चल गया. अगर पास्ट में होता है तो हम क्या यूज करते हैं? ठीक है, वॉज. ठीक है, स्यू द टायर. अब यहाँ पे द टायर है ना, तो टायर के साथ वर्ड तो नहीं करेंगे ना, टायर तो एक ही है. तो द टायर वॉज. ओके, द टायर वॉज चेंज्ड. वॉज चेंज्ड, आप स्यू पीछे आ जाता है, इसके साथ क्या लग जाता है? बाय. द टायर वॉज चेंज्ड बाय स्यू. ठीक है, तो द टायर आ गया, ऑब्जेक्ट आगे आ गया. ठीक है, वर्ब बीच में ही रहता है. बस इसका कन्वर्जन का रूल क्या होता है आपको देखना पड़ता है कि जो ये वर्ब एक्टिव वॉइस में दे रखा है ये प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है. आपने देखा, अच्छा चेंज्ड है, इसका मतलब सिंपल पास्ट है. सिंपल पास्ट का कन्वर्जन रूल क्या था? वॉज या वर इस्तेमाल करेंगे प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. अब ये वॉज और वर किस हिसाब से इस्तेमाल करेंगे ये डिपेंड करता है आगे क्या दे रखा है. यहाँ पे द टायर है ना, तो सिंगल चीज की बात हो रही है तो उसके साथ क्या यूज होगा? वॉज. और अगर बहुत सारे चीज के द टायर्स होता तो क्या यूज करते? वर. ओके, तो द टायर वॉज चेंज्ड. ठीक है, अब ये सब्जेक्ट पीछे आ जाएगा और सब्जेक्ट के साथ आपको पता है क्या लग जाता है? बाय. सेकेंड सेंटेंस, एक्टिव. वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी टुनाइट. वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी टुनाइट. तो आइडेंटिफाई कर लो. वी आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, गोइंग टू वॉच इज वर्ब, और क्या वॉच कर रहे हैं? अ मूवी. ओके, तो दिस इज योर ऑब्जेक्ट. तो इसमें एक चीज आप नोट कर लीजिए. Note, whenever you have किस टाइप की चीजें? Going to watch, going to do, और going to dance, then we use क्या? Going to be plus third form of verb. Okay, देख लेते हैं कैसे.
चलो लेट्स सी. Now you have to convert this sentence. तो passive voice लिखिए. A movie. A movie. ऑब्जेक्ट आगे आ गया, सब्जेक्ट बन गया अ मूवी. तो इज, मूवी के साथ तो इज लगेगा ना. अ मूवी इज गोइंग टू बी, वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड. अ मूवी इज गोइंग. ठीक है, तो ये इज या राइट आर किस हिसाब से लगेगा, इसके हिसाब से. ठीक है, अ मूवी इज गोइंग टू बी वॉच्ड बाय अस tonight. Okay. Now, third sentence. Active. I ran the obstacle course in record time. मतलब जो टफ ऑब्स्टेकल कोर्स था इसको मैंने फटाफट रिकॉर्ड टाइम में ओवर पूरा कंप्लीट कर लिया. तो आई करने वाला कौन है, सब्जेक्ट. ठीक है. तो और हमने एक और चीज बताया आपको बताई थी. अगर आपको ये पता नहीं दे नहीं रखा है कि ये एक्टिव सेंटेंस है या पैसिव है, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे. अगर डूअर आगे है, जैसे कि आई, डूअर कौन है यहाँ पे, आई, ये आगे प्लेस्ड है ना, सब्जेक्ट की जगह पे प्लेस्ड है, इसका मतलब दिस इज एन एक्टिव सेंटेंस. वर्ब यहाँ पे है रन. ऑब्स्टिकल कोर्स यहाँ पे है. किसके बारे में बात हो रही है, ऑब्स्टिकल कोर्स के बारे में बात हो रही है, तो वो ऑब्जेक्ट है. तो इसको आप कन्वर्ट कर दो पैसिव में. ऑब्स्टिकल कोर्स was the obstacle course was run by me in record time. ठीक है, कैसे कन्वर्ट किया, रन क्या था, सिंपल पास्ट. तो देयरफॉर क्या यूज होगा, was या वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है. तो द ऑब्स्टिकल कोर्स, अब ये रन को करना है तो आपको पता होना चाहिए रन किस उसमें दे रखा है, रन आपका पास्ट है, तो पास्ट का कन्वर्जन का रूल क्या है, was वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो मैंने यूज किया, कोर्स के बारे में बात हो रही है ना, सिंगल चीज की बात हो रही है, तो was. ठीक है. ठीक है. रन रन रन, तो रन का थर्ड फॉर्म है रन. ओके. was रन, सब्जेक्ट पीछे आ जाएगा क्या, बाय, उसके आगे बाय लग जाएगा, बाय मी इन रिकॉर्ड टाइम. Fourth sentence. The crew puffed the entire stretch of highway. So you have to identify the subject here. So subject is crew. करने वाला कौन है, crew, subject. Puffed action word है, तो it is puffed is verb. किसके ऊपर किया जा रहा है, तो the entire stretch of highway is object here. ठीक. तो you have to convert it into passive voice. तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, आगे आ जाएगा द एंटायर स्ट्रेच ऑफ हाईवे. अब
ये बीच में ही रहता है पॉव्ड। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? पॉव्ड क्या है? सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट को कन्वर्ट करने का रूल क्या होता है? वॉज और वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हाईवे की बात हो रही है तो वॉज यूज होगा, ठीक है। वॉज, पॉव्ड का थर्ड फॉर्म पॉव्ड ही होगा। बाय, और सब्जेक्ट बन जाएगा पीछे ऑब्जेक्ट, उसके आगे लग जाएगा बाय, बाय द क्रू। द एंटायर स्ट्रेच ऑफ हाईवे वॉज पॉव्ड बाय द क्रू, ठीक। तो पॉव्ड आपका यहाँ पे क्या था? सिंपल पास्ट। therefore कन्वर्जन का रूल क्या होता है? वॉज, मैं आपको नीचे लिखवा रही हूँ ताकि अगर आपको एग्जाम में बाद में रिवाइज करने बैठो तो एकदम से हिट ना भी कर पाए तो ये रूल्स आप देख लो और फटाफट कन्वर्ट कर लो। वॉज और वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और एक और चीज मैं आपको लिखवा देती हूँ, पॉव्ड भी क्या है आपका? थर्ड फॉर्म ऑफ, पॉव्ड की थर्ड फॉर्म इज पॉव्ड ओनली, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा। अब हम फाइन लास्ट अपना करने जा रहे हैं। अभी तक हमने एक्टिव टू पैसिव किया था, अब हम पैसिव टू एक्टिव करेंगे। एक सेंटेंस है, द कैप्टन, द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम was cheered by the crowd, ठीक। तो कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम cheered by the crowd, ठीक है। तो करने वाला कौन है? क्राउड ना। अब एक चीज देखो, ये सेंटेंस आपको पता कैसे चला कि एक्टिव है या पैसिव है? तो ऑब्वियसली डूअर कौन है? क्राउड। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बाद में प्लेस्ड है, इसका मतलब ये सेंटेंस किस में है? पैसिव में, ठीक है। इसको एक्टिव, जब हम एक्टिव में होता है तो एक्टिव में आपको पता है डूअर कहां हो जाता है? आगे आ जाता है, ठीक है। तो कन्वर्ट कर दीजिए, ये एक्टिव है, पैसिव है। तो क्या होगा? द क्राउड, सॉरी सॉरी, दिस इज योर पैसिव सेंटेंस, इसको वन डाल लो। ये आपका पैसिव सेंटेंस है, इसको आपने कन्वर्ट करना है एक्टिव में। एक्टिव में पता है डूअर जो आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैं लिखवा देती हूँ आपको वैसे। The as as the doer, that is crowd, is coming as object at last, it means it is क्या? Passive sentence, ठीक है। It is passive sentence। तो इसको आगे ले जा दोगे एक्टिव में। द क्राउड, द क्राउड cheered
ठीक है, चीयर्ड, देखो ना एक्टिव में रहा होगा चीयर्ड, तो आपने देखा अच्छा चीयर्ड तो क्या है, पास्ट, तो पास्ट को कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज होता है, वॉज, आपको पता है राइट, वॉज, ठीक है, तो वॉज और वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो देखो वॉज और वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे पैसिव सेंटेंस में यूज हो रखा है, तो वॉज चीयर्ड, तो इसका मतलब इसका वो कहा क्या रहा होगा मेन, चीयर्ड, राइट, द क्राउड चीयर्ड। क्या बाय का इस्तेमाल करेंगे एक्टिव में, नहीं, बाय का इस्तेमाल आपको मैंने बताया था कहां होता है, पैसिव सेंटेंस में, तो द क्राउड चीयर्ड बाय, ठीक है, बाय का इस्तेमाल नहीं होगा, बी वाई बाय मैंने क्रॉस कर दिया, द क्राउड चीयर्ड द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, द क्राउड चीयर्ड द कैप्टन ऑफ इंडियन, द क्राउड चीयर्ड द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक, तो मैं आपको लिखवा देती हूँ इसमें, वॉज चीयर्ड आपका क्या रहा होगा, सिंपल पास्ट, ठीक है, तो वॉज चीयर्ड हमने कैसे यूज किया होगा, वॉज हमने, देखो ना ये क्या, वॉज चीयर्ड क्या है, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, तो देयरफॉर एक्टिव सेंटेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है और पैसिव सेंटेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, राइट, सेकंड फॉर्म विल कम, तो चीयर्ड एक्टिव सेंटेंस में क्या आएगी, हमेशा सेकंड फॉर्म, तो चीयर्ड की सेकंड फॉर्म भी चीयर्ड ही है वैसे, ठीक है, ओके, उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस हो गया, सेकंड पे आइए, हिज पेंटिंग हैज बीन praised by the critics, his painting has been praised by the critics, तो ये आपका, आपको पता है ना डुअर कौन है, क्रिटिक्स, तो क्रिटिक्स बाद में आ रहे हैं, इसका मतलब ये पैसिव सेंटेंस है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट, मतलब एक्टिव वॉइस में ये सब्जेक्ट रहा होगा, इसीलिए पैसिव में ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उसको सब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे, तो आपको पता है कि जब हम एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं, जब हम कन्वर्जन करते हैं फ्रॉम, सॉरी, पैसिव टू एक्टिव, हम यहाँ पे पैसिव टू एक्टिव कर रहे हैं, एक तो बाय नहीं लगाएंगे क्योंकि बाय हमेशा कहाँ आता है, पैसिव में ही आता है, एक्टिव में नहीं आता है, ठीक है, तो इन एक्टिव सेंटेंसेस बाय इज नॉट नीडेड, द हिज पेंटिंग हैज बीन प्रेज्ड, राइट, तो हमने हैज बीन प्रेज्ड, राइट,
क्या रहा होगा, हैज प्रेज्ड रहा होगा, तभी वो क्या बन गया आपका, हैज बीन प्रेज्ड। ठीक है, हैज बीन प्रेज्ड। रिवर्स, हमने पढ़ा था ना, परफेक्ट वाले जो सेंटेंस होते हैं, अगर हैज आ रहा है तो परफेक्ट वाला हो जाता है, परफेक्ट टेंस हो जाता है, और परफेक्ट को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या यूज हो जाता है, पैसिव में बीन आ जाता है। ठीक है, तो करिए इसको एक्टिव में कन्वर्ट। क्या रहा होगा ओरिजिनल सेंटेंस, जो डूअर है, एक्टिव सेंटेंस में डूअर पहले आ जाता है, द क्रिटिक हैज प्रेज्ड हिज पेंटिंग। ओके, थर्ड, द हॉर्स इज बीइंग, passive sentence, the horse is being purchased by the farmer। ठीक है, तो आपको फिर से मैं याद कराती हूं एक बार, is being purchased, कहां आता था, याद करो, जब हम कन्वर्ट करते थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस को। ठीक है, तो जब हम रूल देखिएगा आप, जब हम कन्वर्ट करते थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, ठीक, तो कन्वर्ट कर दो एक्टिव, इसका मतलब एक्टिव सेंटेंस में क्या रहा होगा, कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैसे कि आ जाएगा आगे, द फार्मर, डूअर आगे आ जाता है एक्टिव सेंटेंस में, द फार्मर इज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चल रहा है ना, इज परचेजिंग द हॉर्स। ठीक, उसके बाद फोर्थ, द न्यू टैक्स रिफॉर्म्स will be implemented from July। लेकिन, लेकिन कौन करेगा इंप्लीमेंट, तो अज्यूम करना पड़ेगा, तो implemented by whom, तो by is not given, तो therefore by we will assume government। okay, गवर्नमेंट। ठीक है, अब विल बी का भी याद कर लो, कब होता था विल बी यूज, पैसिव में जब हम सेंटेंस को सॉरी, जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते थे तो विल बी कब आता था, विल बी आता था सिंपल फ्यूचर में, तो याद करो, आता था
सिंपल फ्यूचर में द वर्क विल बी डन, ठीक है। तो कर लो आप कन्वर्ट, आपको पता चली गया है सारी चीजें। तो आपको पता है अब जो पीछे विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो कौन करने वाला है, डूअर इज गवर्नमेंट, तो डूअर एक्टिव में आगे आ जाता है। तो द गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट, राइट, विल इंप्लीमेंट रहा होगा, तभी हमने जब उसको पैसिव में कन्वर्ट करा, तो राइट, फ्यूचर, ये विल इंप्लीमेंट क्या है, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर वाला सेंटेंस है ना। सिंपल फ्यूचर वाले को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लगा देते हैं, विल बी, और इंप्लीमेंट का थर्ड फॉर्म विल बी इंप्लीमेंटेड। तो देखो यहां पे वही आया, विल बी इंप्लीमेंटेड, द गवर्नमेंट विल इंप्लीमेंट द न्यू टैक्स रिफॉर्म्स। नाउ फिफ्थ सेंटेंस, पैसिव, food from roadside vendors should not be eaten। अब eaten by whom, by तो दे ही नहीं रखा है, क्वेश्चन मार्क नॉट गिवन, तो वी विल अज्यूम क्या, शुड नॉट बी ईटन बाय चिल्ड्रन या बाय ओल्ड पीपल, पब्लिक या चिल्ड्रन, ठीक है। अब याद करो, शुड क्या रूल था, पैसिव में शुड के साथ बी कब लगता था, हमने आज ही किया। तो उसकी एक्टिव में क्या होगा, जब शुड होगा, तो पैसिव में क्या लग जाता था, शुड के साथ बी, ठीक है। ये हमने आज ही स्टार्टिंग में किया था, ठीक है। तो कन्वर्ट कर लो उसको, वी शुड नॉट eat food from roadside vendors। सिक्स सेंटेंस पैसिव वॉइस का, by whom has this building been vandalized, ये बिल्डिंग किसने वैंडलाइज करी, किसने तोड़ी, by whom has this building been vandalized। तो ये आपको सेंटेंस कौन सा है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क जब आता था तो वो क्या होता था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। याद करो कल ही हमने किया था। तो बाय whom कब यूज होता था, अगर देखो ना, बाय whom यूज हो रहा है पैसिव में, तो एक्टिव में क्या होगा, हु, ठीक है। बाय whom अगर पैसिव में है तो एक्टिव में क्या होगा, हु, ठीक। हैज बीन की जगह क्या होगा, हैज, ठीक है, की जगह हैज बीन की जगह हैज होगा, ठीक है।
ठीक है, तो करिए आप कन्वर्ट एक्टिव में। तो हु हैज vandalized who has vandalized this building। और आपको पता है क्वेश्चन अगर होता था तो वो क्वेश्चन में ही कन्वर्ट होता था, ठीक है। ठीक है, हु हैज vandalized this building। ओके, तो ये रूल्स, ये मैं आपको इसलिए लिखवाए, एग्जाम में नहीं लिखोगे आप, ये तो मैंने आपको इससे लिखवाया ताकि आप जब सेंटेंस पढ़ो तो आइडेंटिफाई कर पाओ कि कैसे कन्वर्जन हो रहा है, राइट। पास्ट का है सेंटेंस या फ्यूचर का है, ठीक है। ये ये सब आपको याद करने के पर्पज से लिखवाया गया है। मॉड्यूल के क्वेश्चंस आप सारे करेंगे क्योंकि मॉड्यूल वाले क्वेश्चन ही एग्जाम में काफ़ी रिपीट हो जाते हैं, राइट। तो एक भी चीज़ मत छोड़िएगा मॉड्यूल की, वही एग्जाम में एज इट इज़ रिपीटेड आते हैं, ठीक। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करके चलेंगे, मतलब सॉरी नेक्स्ट रूल स्टार्ट करके चलेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।